उनके बड़े भाई, जिनकी दोनों की प्रतिमा मेरे पीछे है, विठल भाई पटेल, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस राष्ट्र के लिए। आज काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को के मुद्दे को लेकर के जो पूरा देश खड़ा हो चुका है, हमारे देश के नेताओं में वो साहस नहीं छोटे छोटे काम करने का। हम तो खाली इतनी सी बात कह रहे हैं, भाई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मजबूत लोकपाल बना दो। अब इसमें किसी देश के साथ युद्ध थोड़ी करना। ये कहते हैं हमको काला धन विदेशों में जो जमा उसको लाने में बहुत तकलीफ है, उसके लिए कानूनन अड़चन है। अरे अपने देश में कानून बनाने में कौन सी अड़चन है? हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि मजबूत लोकपाल नहीं बनना चाहिए। सब चाहते हैं कि मजबूत लोकपाल बने। भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी 3 मांगे हैं। एक, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए जिससे कि अपराधियों को सजा मिल सके। सामान्य आदमी चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा करता है, दुराचार व्यभिचार कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए दंड के विधान का पूरा प्रोसीजर है। कोई जेब काट लेगा 100-200 रुपए, किसी की चोरी कर लेगा तो उसको थाने में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और कोई बड़ा अपराध करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का विधान है। तो बड़े लोगों के अपराध को नियंत्रित करने के लिए, बड़े लोगों की चोरी को कंट्रोल करने के लिए, वो जो देश के साथ धोखा और गद्दारी करते हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए यदि मजबूत लोकपाल बनाने की बात आती है तो उससे सत्ता वाले क्यों घबराते हैं? और मजबूत लोकपाल बनाने के साथ साथ सीबीआई को स्वायत्त करना पड़ेगा। सीबीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया, सीबीआई, सीवीसी, कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जो 4 बड़ी संस्थाएं हैं, इनके प्रमुखों की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होती है। ये 4 संस्थाओं के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाए और मजबूत लोकपाल बन जाए। ये 5 काम हो जाए तो देश में करीब 90 से 99% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अकेले लोकपाल से नहीं होगा। लोकपाल एक चरण है उसका, ऐसे 5 चरण हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कानूनन प्रक्रिया के। व्यक्तिगत ईमानदारी एक अलग प्रश्न है। अभी सीबीआई वो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करती है और सीबीआई का उपयोग भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए कम, सरकार के जो विरोधी हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, अपोजिशन है या जन आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सताने के लिए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए सीबीआई का उपयोग ज्यादा होता है। सीबीआई यदि सही दिशा में काम करे तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए का लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा उनके वेतन में खर्च होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में। सीबीआई 99% बेकार हो चुकी है। सीवीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी है, 3 सत्ता पक्ष के, 2 से 3 व्यक्ति सत्ता पक्ष के, 1 विपक्ष का, तो कैसे निष्पक्ष हो सकता है सीवीसी? कैसे निष्पक्ष नियुक्ति हो सकती है सीबीआई के डायरेक्टर की? और इसी तरह से कैग और चुनाव आयोग, यदि 4 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाए और मजबूत लोकपाल बन जाए तो हिंदुस्तान में 99% भ्रष्टाचार दूर हो जाए। कैग सारे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे सरकारी विभाग में जितना भी आमदनी होती है और जितना खर्च होता है उसका लेखा जोखा रखता है। ये तो सौभाग्य से विनोद कुमार राय एक अच्छा कैग मिल गया देश को, नहीं तो महालेखा निरीक्षक जो सरकार का पूरा लेखा जोखा का हिसाब रखता है वो आज तक अपना काम मजबूती से नहीं कर पाया क्योंकि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी गड़बड़ चल रही है। और यदि ये तो आर्थिक भ्रष्टाचार की मैंने बात करी कि कैग, सीवीसी और सीबीआई ये ठीक हो जाए तो आर्थिक भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, चुनाव में जो भ्रष्टाचार, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के नीचे तक जो आयुक्तों की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो भी सत्ता पक्ष ने अपने हाथों में रखी हुई है।
दूसरा काम, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो आम आदमी जिससे जूझता है वो ये है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। चपरासी से लेकर के पियून से लेकर के पीएमओ तक रिश्वत चलती है हिंदुस्तान में। ये कितनी शर्मनाक बात है। उसके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट या सिटीजन चार्टर, जो भी उसको नाम दिया जाए, उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में भी, राज्य की सेवाओं में भी 7 से लेकर के 15 दिन, 1 महीने का अधिकतम किसी भी कार्य का समय निर्धारित करना चाहिए उस कार्य की जो है गंभीरता के अनुसार, और काम होना चाहिए। नहीं होता तो ऑफिसर को दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। और तीसरी चीज, भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा। 25 साल तक हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में संस्कारों को निकाल दिया गया, आध्यात्मिकता को निकाल दिया गया। जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आगे कमाई अच्छी कैसे करेगा आदमी। अब ये सीधी सी बात करने में इनको तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं जो भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके देश के साथ धोखा, गद्दारी करके, जल जंगल जमीन भू संपदा बेच करके, मैं इस बात को बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। लोगों को लगता है ये 400 लाख करोड़ रुपए का बाबा जी ने आंकड़ा कहां से ले आए। अरे 200 लाख करोड़ का तो अभी घोटाला, कोयला घोटाला प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे से, तो 200 लाख करोड़ तो प्रधानमंत्री के नीचे से निकला आंकड़ा, और बाकी 200 लाख करोड़ क्या दूसरे नहीं हुए? चाहे वो 2G स्कैम है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला है, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला है, अब तो बोफोर्स से लेकर के और अब कॉमनवेल्थ तक कितने घोटालों की लंबी फहरिस्त है। और सबसे ज्यादा लूट हुई है पूरे देश की जल संपदा साम्राज्यवादी ताकतों में, पूंजीवादी ताकतों के हाथों में कैद करके रख दी है। जल, जंगल, जमीन और भू संपदा, सबसे ज्यादा लूट भू संपदाओं की, प्राकृतिक संपदाओं की, नेचुरल मिनरल्स की हो रही है। इसके ऊपर पूरा लेखा जोखा हम 9 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तुत करेंगे। करीब 20,000 प्रकार के मिनरल्स हैं हमारे भारत की मिट्टी में। देश की ताकत का आम आदमी को पता ही नहीं। जैसे हर मानव में महामानव होने की शक्ति है, अध्यात्म की भाषा में जिसको कहा जाता है कि हर इंसान में भगवान है, हर पिंड में ब्रह्मांड है, लेकिन उसको पता ही नहीं। ऐसे हमारे भारत के नागरिकों को देश की ताकत का ना पता होने के कारण से मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि बाबा जी ने अपने घर का आंकड़ा घड़ दिया 400 लाख करोड़ रुपए का। मैं कहता हूं इस देश के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं, और इसका पूरा पेपर हम 9 अगस्त। और इसी तरह से कैग और चुनाव आयोग, यदि 4 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाए और मजबूत लोकपाल बन जाए तो हिंदुस्तान में 99% भ्रष्टाचार दूर हो जाए। कैग सारे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे सरकारी विभाग में जितना भी आमदनी होती है और जितना खर्च होता है उसका लेखा जोखा रखता है। ये तो सौभाग्य से विनोद कुमार राय एक अच्छा कैग मिल गया देश को, नहीं तो महालेखा निरीक्षक जो सरकार का पूरा लेखा जोखा का हिसाब रखता है वो आज तक अपना काम मजबूती से नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी गड़बड़ चल रही है। और यदि ये तो आर्थिक भ्रष्टाचार की मैंने बात करी कि कैग, सीवीसी और सीबीआई ये ठीक हो जाए तो आर्थिक भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, चुनाव में जो भ्रष्टाचार, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के नीचे तक जो आयुक्तों की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो भी सत्ता पक्ष ने अपने हाथों में रखी हुई है। दूसरा काम, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो आम आदमी जिससे जूझता है वो ये है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। चपरासी से लेकर के पियून से लेकर के पीएमओ तक रिश्वत चलती है हिंदुस्तान में। ये कितनी शर्मनाक बात है। उसके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट या सिटीजन चार्टर, जो भी उसको नाम दिया जाए, उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में भी, राज्य की सेवाओं में भी 7 से लेकर के 15 दिन, 1 महीने का अधिकतम किसी भी कार्य का समय निर्धारित करना चाहिए उस कार्य की जो है गंभीरता के अनुसार, और काम होना चाहिए। नहीं होता तो ऑफिसर को दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। और तीसरी चीज, भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा। 25 साल तक हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में संस्कारों को निकाल दिया गया, आध्यात्मिकता को निकाल दिया गया।
जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आगे कमाई अच्छी कैसे करेगा आदमी। अब ये सीधी सी बात करने में इनको तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं जो भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके देश के साथ धोखा गद्दारी करके, जल जंगल जमीन भू संपदा बेच करके, मैं इस बात को बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। लोगों को लगता है ये 400 लाख करोड़ रुपए का बाबा जी ने आंकड़ा कहां से ले आए। अरे 200 लाख करोड़ का तो अभी घोटाला, कोयला घोटाला प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे से, तो 200 लाख करोड़ तो प्रधानमंत्री के नीचे से निकला आंकड़ा, और बाकी 200 लाख करोड़ क्या दूसरे नहीं हुए? चाहे वो 2G स्कैम है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला है, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला है, अब तो बोफोर्स से लेकर के और अब कॉमनवेल्थ तक कितने घोटालों की लंबी फहरिस्त है। और सबसे ज्यादा लूट हुई है पूरे देश की जल संपदा साम्राज्यवादी ताकतों में, पूंजीवादी ताकतों के हाथों में कैद करके रख दी है। जल, जंगल, जमीन और भू संपदा, सबसे ज्यादा लूट भू संपदाओं की, प्राकृतिक संपदाओं की, नेचुरल मिनरल्स की हो रही है। इसके ऊपर पूरा लेखा जोखा हम 9 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तुत करेंगे। करीब 20,000 प्रकार के मिनरल्स हैं हमारे भारत की मिट्टी में। देश की ताकत का आम आदमी को पता ही नहीं। जैसे हर मानव में महामानव होने की शक्ति है, अध्यात्म की भाषा में जिसको कहा जाता है कि हर इंसान में भगवान है, हर पिंड में ब्रह्मांड है, लेकिन उसको पता ही नहीं। ऐसे हमारे भारत के नागरिकों को देश की ताकत का ना पता होने के कारण से मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि बाबा जी ने अपने घर का आंकड़ा घड़ दिया 400 लाख करोड़ रुपए का। मैं कहता हूं इस देश के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं, और इसका पूरा पेपर हम 9 अगस्त को दिल्ली में प्रेजेंट करेंगे, पूरे मीडिया को भी देंगे। 20,000 लाख करोड़ की भू संपदाएं, जल जंगल जमीन भू संपदा, पूरी अर्थव्यवस्था कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में कैद हो गई। पूरे देश के लोगों की खुशियां खत्म हो गई। ये समृद्धि हुई है, विकास हुआ है, लेकिन 1% लोगों का, 1% से भी कम लोगों का, 0.1% लोगों का। 1 लाख लोगों के पास में हिंदुस्तान में इतनी संपत्ति है जितना 121 करोड़ लोगों के पास में नहीं है। ये अन्यायपूर्ण समृद्धि, ये अन्यायपूर्ण स्वामित्व, ये अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण प्रबंधन और अन्यायपूर्ण सत्ता और व्यवस्था में भागीदारी, इससे ही पूरे देश में गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता, महंगाई सब बढ़ रहा। तो ये कहते 400 लाख करोड़ रुपए कहां से आया आंकड़ा? इस देश में 1144 लाख करोड़ रुपए का तो खाली कोयला है, 285.86 बिलियन टन, और बाकी पूरी सूची में आपको कह रहा था बाद में दूंगा। तो ये हम इतनी सी बात कह रहे हैं भाई, ये व्यवस्था को ठीक कर लो। अरे एक तरफ वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 565 रजवाड़ों को, रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, वो भारत के नवनिर्माण की पुरोधा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के वो महानायक, कितना बड़ा साहस, जो असंभव था उसको संभव कर दिया। और यहां हम छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, उसी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। इतना तो हमें विदेशी सरकारों के सामने भी नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता था। ये अपनी चुनी हुई सरकारें जिस तरह से देश के साथ में बर्ताव कर रही हैं, जनता की बात अनसुनी करती हैं, कहते हैं हम चुन करके आ गए, अब हमें कुछ भी तुम नहीं कह सकते। अच्छा, तुमको चुन करके भेज दिया, कल को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दोगे, कुछ नहीं बोलेंगे क्या? ये देश हमारा नहीं? जब भी कोई जनता का व्यक्ति बात करता है तो ये कह के चुप कर दिया जाता है, हम चुन करके आए, हम तुम्हारी कुछ सुनने वाले नहीं है। तू सुनोगे किसकी भाई? चुन के किसने भेजा? हमने चुन करके भेजा, और हमको ये कहते हैं कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये तो दादागिरी होगी, ये तो गुंडागर्दी हो गई, ये तो तानाशाही हो गई। तो लोकशाही कहां हुई फिर? हम इतनी सी बात कह रहे हैं भाई, ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 3 काम कर दो। काला धन वापस लाने के लिए ये जो जल जंगल जमीन भू संपदा और अर्थव्यवस्था पर जो 1% लोगों का एकाधिकार स्थापित हो गया है, मनुष्य का विकास न होकर के मात्र मनुष्य के लिए विकास, और मनुष्य के लिए विकास में भी मात्र 0.01% लोगों का विकास, ये कैसा विनाशकारी विकास? देश के 150 जो सबसे गरीब जिला हैं, उसमें से 50 जिले गरीब वो हैं जहां गरीबी, भूख, अभाव, कुपोषण, प्रदूषण सबसे ज्यादा है। वो है जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स है। तो उनके लिए तो ये जो संपत्ति है विपत्ति बन गई, उनके लिए तो जो वरदान होना चाहिए तो अभिशाप हो गया। तो पूरे देश के हालात बहुत खराब है। तो अब तक
जल जंगल जमीन भू संपदाओं को लूट करके, देश के टैक्स का पैसा लूट करके, विकास का धन लूट करके, जो हमने पैसा दिया था शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, उसको लूट लिया। सारा देश एक तरह से नीलाम कर दिया। तो अब तक लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए ये देश के अंदर और बाहर जमा है और कुछ एफडीआई के माध्यम से आ चुका है। तो हम काला धन वापस लाने के लिए इतनी सी बात कर रहे हैं भाई। एक तो काले धन चाहे देश के भीतर है बाहर है, जो भी लूट का पैसा है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। वापस लाने के लिए एफडीआई के माध्यम से जो पैसा आया है ना, उसका मालिक बता दो कौन है बस। अब हमारे पास में 10-20 लाख रुपए भी होता है तो हमसे पूछा जाता है इसका स्रोत क्या है, हम बताते, और नहीं बताते तो आपसे, यदि आपके पास 10 लाख रुपए भी वसूल हो जाए ना, तो आप 30 लाख रुपए तक की आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगा देते, 3 गुना तक पेनल्टी और जेल अलग। हमसे तो 10 लाख 20 लाख का भी स्रोत पूछते। ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए एफडीआई के माध्यम से आ गया। मैं एफडीआई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं भाई, एफडीआई के माध्यम से जो पैसा है उसके मालिकों के नाम बता दो। करीब 60 से 80% एफडीआई में ब्लैक मनी आया हुआ है। वो ब्लैक मनी आईपीएल में भी लगा है, वो ब्लैक मनी शेयर मार्केट में भी लगा है, वो स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में भी लगा है, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में भी लगा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगा है। लगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। एफडीआई में और पैसा है, लेकिन उसका अल्टीमेट ओनर कौन है उसका पता लगना चाहिए। और बैंकिंग सीक्रेसी लॉज खत्म होने चाहिए। बैंकिंग सीक्रेसी लॉज के कारण से सारा काला धन देश के अंदर और बाहर जमा हो रहा है। इसमें क्या हम गलत मांग कर रहे हैं? हमारी कोई ऐसा तो नहीं कि हम कोई नए देश की मांग कर रहे हैं। हम कोई नया पाकिस्तान बनाने की, नया खालिस्तान बनाने की, इस्लामिस्तान बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम नया स्टेट भी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कोई जिला भी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई गांव भी नहीं मांग रहे इनसे। हम तो जो मांग रहे हैं वो अनुचित नहीं है, वो न्याय संगत है, वो संविधान संगत है, वो कानून संगत है, वो 121 करोड़ लोगों की भलाई की बात है। इतना सा काम करने में इसके साथ मैंने कहा, एक तरफ वो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितना बड़ा साहस उस महापुरुष का, इसलिए मैं करमसद में आया। बहुत लोग पूछ रहे बाबा करमसद को क्यों चुना? मैंने कहा करमसद को इसलिए चुना कि जो सत्ताओं की शिखर पर बैठे लोग हैं उनके भी कर्म ठीक हो जाए, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से शिक्षा ले, प्रेरणा ले। मैं तो उनको प्रेरणा पुरुष मानता हूं, वो भी उसको उनसे थोड़ी प्रेरणा ले कि हम जो बात कह रहे हैं, अरे उस महापुरुष ने कितना बड़ा साहस किया, हम तो तुमसे थोड़ा सा साहस करने की बात कर रहे हैं, हमको युद्ध करने की बात नहीं कर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो क्या क्या तरीके अपनाए थे इन 565 रजवाड़ों को एक करने के लिए। कुछ तो बड़े बिगड़ैल थे, वो तैयार नहीं थे समर्पित करने के लिए। इनसे कश्मीर की समस्या सुलझाई नहीं जाती। उन्होंने तो 565 बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया था। इनसे तो साधारण से काम नहीं होते हैं। 750 के करीब लोगों के जो है नाम वो विदेशों से आए हुए इनके पास, जर्मनी ने भी दिए, कुछ दूसरे देशों ने दिए। 36,000 से ज्यादा इनके पास में सूचनाएं हैं। जिनके नाम आए विदेशों से, जिनके पास काला धन है, उनसे काला धन लेना तो दूर की बात रही। मुझे पिछले दिनों एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, मैं उसका नाम इसलिए नहीं बताना चाहता हूं, नौकरी कर रहा, अभी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बोले बाबा जी जिनके नाम आए थे उनके पास में केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे वो पूछ गए, बोले भाई तुम्हारे नाम आए हुए, तुम 10-10 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए, जिनके ज्यादा पैसा थे उनसे 100 करोड़, जिनके कम थे उनसे 10 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ उनसे मांगने और पहुंच गए। बोले तुम्हारे नाम ब्लैक मनी में आए हुए, तुम इतना पैसा हमको दे दो तो तुम्हारे नाम नहीं बताएगी। माने काले धन में भी ऊपर से काला धन ले रहे हैं। मेरे से भी बोले बाबा कुछ ले दे करके आपका अभियान नहीं छूट सकता क्या? माने ऐसी सोच हो गई है। मैंने कहा ये ले दे करके छूटने वाला अभियान नहीं है। अब तो काला धन आपको लाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। पिछले आंदोलन के ऊपर ये दोषारोपण कर रहे थे कि वहां जनता नहीं आई। अब हमारे वाले के लिए कह रहे हैं कि यहां ज्यादा जनता क्यों आ रही है? अभी तो हम गए नहीं वहां, इसलिए मैं यहां शांत बैठा हूं। और हजारों लोग अलग अलग जिलों से प्रस्थान कर चुके हैं।
अलग अलग स्टेट से प्रस्थान कर चुके हैं। आपके गुजरात से भी हजारों लोग प्रस्थान कर चुके हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल से लेकर के, गोवा से लेकर के, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर के, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूरा जो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा देश वहां आ रहा है। और एक एक जिला, एक एक तहसील और हर लगभग बड़े गांव से, क्योंकि करीब करीब 80% गांव में हमारी आंदोलन समितियां बन चुकी हैं। और इस पूरे आंदोलन को करीब 80 से 90%, कहीं तो 100% ग्राम पंचायतों ने अपना समर्थन दिया है। हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग जिस आंदोलन के पक्ष में हैं, जिसके समर्थन में, और 200 से ज्यादा सांसदों ने अपने हस्ताक्षर करके हमें दे दिए। पूरी सूची आपको 9 अगस्त को दे दी जाएगी। माने कुछ पार्टियों का नेतृत्व क्योंकि कंफ्यूजन की अवस्था में है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है किधर जाना चाहिए, तो हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। हमारा आंदोलन किसी पार्टी, किसी खानदान या किसी व्यक्ति के खिलाफ है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि देश के लिए, भलाई के लिए इस काम को करें। तो ये सब बातें सरकार से इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि हमारे संविधान ने लोकतंत्र में कालाधन को वापस दिलाने की बात हो, आर्थिक नीतियों में संशोधन की बात हो, कर प्रणाली में संशोधन की बात हो, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कठोर कानून बनाने की बात हो, पूरी व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जवानों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, श्रमिकों से जुड़े हुए सवाल हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए सवाल हैं, आदिवासी वनवासियों से जुड़े हुए सवाल हैं, सब सवालों का समाधान करने का लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। मुख्य रूप से जिन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, अब सरकार के पास में अपरिमित ताकत है। एक ईमानदार प्रधानमंत्री हो तो ये सारा काम एक दिन में हो सकता है जो हम कह रहे हैं। तो अब दिल्ली से लेकर के पूरे देश में देश के एक एक जिले में, एक एक तहसील में 9 अगस्त से अपरिमित संख्या में, मैं उसको संख्या कह करके पहले से ही कोई किसी तरह की विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, लेकिन आप देखेंगे सारा देश खड़ा होगा और कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और वो हक केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि आज इतना ताकतवर मुल्क और इतनी अपरिमित शक्ति संपत्ति देश के पास, फिर भी गरीबी, भूख, अभाव, रुपए का अवमूल्यन, सरकार का भी घाटा, डेफिसिट, और जब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में इन्होंने डाल दिया, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। अब इनको काम तो करना पड़ेगा। तो बस हम इतना ही कह करके कि ये इतना पवित्र स्थल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पैतृक घर है ये, और यहां से जो मुझे कहना था आपके बीच में कहा कि एक तरफ वो महापुरुष जिन्होंने कितना तप किया इस भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपने बलिदान दिए, तब ये देश आजाद हुआ। और आज जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, यदि वो देश को न्याय नहीं देंगे तो फिर देश में जो विद्रोह होगा, जो बगावत होगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं। हम कोई विद्रोह और बगावत नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आंदोलन भी शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते थे मैं कोई बगावत, विद्रोह नहीं करना चाहता, मैं तो देश की भलाई के लिए इस काम को कर रहा हूं। तो हम जो ये काम कर रहे हैं ये अपने लिए तो कर नहीं रहे। तो मैंने कुछ बातें आपके बीच में कही, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो भाई, 121 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। यदि सभी लोग चुनाव लड़ने लग गए तो फिर पोलिंग बूथ कितने बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए शायद हमारी ईवीएम मशीन भी कम पड़ जाएंगी। तो 121 करोड़ लोगों को अपना हक पाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो हक पाने का लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति को उतना अधिकार दिया जितना किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को है। इसलिए हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, कालाधन देश को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, आगे से कालाधन जमा नहीं होना चाहिए और देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। विशुद्ध रूप से
यह सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन और भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि हमारा लक्ष्य है। उसको नैतिक धरातल पर रह करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसका मतलब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं बनाएंगे? ये मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा और कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अब काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर हम ध्रुवीकरण करेंगे। वो इधर लौटे सब लोग। और पहला मौका और अब आंदोलन की दृष्टि से तो, क्योंकि रोज रोज आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं होंगे, स्थानीय स्तर पर तो रोज काम चलेगा। क्योंकि मैंने कहा हर जिला, हर तहसील, आप सब जानते हैं, मुझे कोई इसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हर जिला, हर तहसील और करीब 80% गांव तक हमने आंदोलन समितियां बना दी। वो काम रोज करेंगी, लेकिन अब केंद्र सरकार को ये अंतिम मौका दे रहे हैं और इसकी पूरी घोषणा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, उसमें अनशन होगा कि धरना होगा कि प्रदर्शन होगा कि गीत होंगे कि भजन होंगे कि क्या होगा, वो सब 9 अगस्त को सुबह पूरे देश के लोग वहां आ चुके होंगे। उनसे पूछ करके आपको बता दिया जाएगा। पार्टी के अन्ना के फैसले को आप सही मानते हैं या नहीं? देखिए, जो पहले दिन से मेरा स्टैंड है वो आज भी है और आगे भी रहेगा। ये जो पूरा आंदोलन का राजनीतिकीकरण हुआ, उस पूरे संदर्भ में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। और अब तो खुद अन्ना जी ने ही, अन्ना टीम को जैसा भी उन्होंने विचार विमर्श करके किया होगा, मैं तो इस बारे में जो है उसका हिस्सा नहीं हूं। इसलिए टीम अब भंग हो गई है, कमेटी भी भंग हो गई है। अब वो क्या निर्णय करेंगे ये उनसे पूछेंगे तो बेहतर उत्तर देंगे। इसी से आगे सवाल है, क्या जो ये जो आंदोलन है आपका जो 9 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें आप अन्ना हजारे को बुला रहे हैं कि नहीं, जब वो खुद अपनी टीम भंग कर चुके हैं? क्योंकि टीम भंग हुई ना, अन्ना जी तो अभंग हैं। आप अन्ना के साथ हैं या नहीं? अन्ना को बुला रहे हैं कि नहीं आप अपने आंदोलन? अन्ना जी ने तो सार्वजनिक रूप से कई बार इस बात को कहा है कि वो आएंगे। आप अन्ना के साथ हैं नहीं उनके मूवमेंट में? देखिए, अन्ना जी का जो सामाजिक उनका जो अभियान है और जो उनकी सामाजिक सोच है, हम उसके साथ में हैं। जो राजनीतिक एजेंडा है, उस राजनीतिक एजेंडे को लेकर के तो हमारी वही सोच होगी जो सब्र के लिए होगी। तो इसलिए राजनीतिक एजेंडे के साथ में हम अभी मौन हैं, उसमें निरपेक्ष हैं। बाकी अन्ना जी के प्रति हमारी आज भी सद्भावना है। हम अपनी तरफ से हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यानी 9 तारीख को आपके मंच पर दिखेंगे वो दिल्ली में? बाकी का अन्ना जी से पूछ लो ना। तो मेरे सामने तो कई, और आपके सामने उन्होंने खुद कई बार कह चुके हैं ना। तो जब वो कई बार कह चुके हैं तो मैंने तो अपने आप को विड्रॉ नहीं किया है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। बाकी बात अन्ना जी से पूछ लीजिए। रामदेव जी, आप हमेशा करप्शन की बात करते हैं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्लब मेंबरशिप की 37.9 करोड़ का अमाउंट सर्विस टैक्स का आपने जमा नहीं किया गवर्नमेंट के साथ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोट है CNN। देखो, ऐसा है, जो कहते हैं कि आपने ये देखो, गवर्नमेंट की आपके पास एक नोट है, हमारे पास तो 100 के करीब नोट है। सरकार के 100 से ज्यादा के करीब हमारे पास में नोटिस है। तो सारी सरकारी एजेंसियां सरकार के अधीन होती है, तो इसलिए उनके द्वारा नोटिस भिजवाना ये सरकार के पास ताकत होती है। वो आप जिन चैनलों को चला रहे हैं या जिन अखबारों को चला रहे हैं, उन अखबारों को भी एक दिन में 10 नोटिस दे सकते हैं, और आप लोगों को भी नोटिस आते रहते हैं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। हमने 1 रुपए का कहीं दुरुपयोग नहीं किया। 1 रुपए का हमने कहीं अपने वैयक्तिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। जमीन पर सोना आज भी, चाहे संतराम मंदिर में सो रहा हूं या मैं पूरे देश में कहीं पर जाता हूं, चटाई बिछा के जमीन पर सोता हूं, इतना सा फलाहार करता हूं, वो मेरे पेट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते। और 15 साल से अन्न मुंह में नहीं डाला है। खाली कोई दही, आज तो श्रीखंड खादू थोड़ा दही या छाछ या कोई सब्जी, इतना सा खाता हूं। और 18 घंटा रोज मेहनत करता हूं पूरी पवित्रता के साथ।
योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया में प्रामाणिकता के साथ स्थापित किया, बिना सरकार के 1 रुपए के मदद के। और मेरी योग यात्रा गुजरात से, सूरत से शुरू हुई। કરમસદમાં પણ 8 વર્ષ પહેલા આવ્યો હતો હું, યાદ છે બધાને? તો योग यात्रा में देश के करोड़ों लोगों का भला किया और आज भी भला कर रहा हूं। और 9 अगस्त से जो आंदोलन होगा ना, उसमें दिखेगा इनको ये भारत कृतज्ञ राष्ट्र है। और हमने 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके, 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर करके, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन सभाओं शिविर में भागीदारी की और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका परोक्ष रूप से लाभ उठाया हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में। तो हमने जो सेवा की है वो आपको 9 अगस्त के से दिखेगी पूरे हिंदुस्तान में। लोग आएंगे सड़कों पर और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमारा यही एजेंडा और इसी पर हम कायम रहेंगे। अब आंदोलन से पहले अचानक ये एकांतवास और साधना की जरूरत आपने क्यों महसूस की? साधना की जरूरत हमेशा पड़ती रहती। पहले भी हमारे ऋषि मुनि जब कोई भी बड़ा युद्ध करते थे असुरों के साथ, तो ये देवासुर संग्राम है, तो धर्म युद्ध है। इससे पहले हम अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। अब ऋषि मुनि जब भी कभी यज्ञ करते थे उसमें बाधा तो असुर लोग डालते ही थे। तो बहुत बाधाएं हैं इसमें। जो अच्छे प्रकृति के लोग हैं सभी पार्टियों में, सभी दलों में, वो तो हमारे साथ है। लेकिन जो कुछ राक्षस प्रकृति के लोग हैं वो उनके विघ्नों का मुकाबला अच्छे से कर सके, इसलिए आत्मबल का संचय करके राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए, ये आत्मचिंतन और राष्ट्र चिंतन के लिए हमने 3 दिन का वक्त रखा था। कल चले जाएंगे। बाबा जी ये बताइए कि आपने इस आंदोलन को पहले बड़ा प्रधान को खत लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखो, बड़ा प्रधान तो देश का एक लोकतांत्रिक संस्था का सबसे बड़ा अगवा है, तो उसको काम तो उसी को करना है। तो इसलिए हम लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं। जरूरत क्यों महसूस हुई? हम लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव चाहते हैं।